हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमारे रेगुलेशन का लीगल इंटरप्रिटेशन करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा रेगुलेशन पेंशन अपडेशन के लिए एक सशक्त स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है और इतना सशक्त है कि इसे कोई भी नहीं रोक सकता यदि हमारे एडवोकेट्स प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ रखें। ऐसे नहीं जो शुरू में 5/2/2026 को रखा गया था और उसमें फंड थ्योरी की कहानी गाई गई थी। फंड स्टेटस का कोई भी जिक्र आपके रेगुलेशन में नहीं है, और यदि है तो यह है कि इफ देयर एनी शॉर्टेज ऑफ फंड दैट विल बी अरेंज्ड बाय द स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज बैंक एज पर रेगुलेशन 11। तो इसका मतलब 5 फरवरी 2026 को जो बहस हुई थी उसका कोई जमीन ही नहीं थी। जमीन है इसमें केवल और केवल रेगुलेशन 1995, और उसमें भी एक रेगुलेशन है बस, 35.1 अमेंडेड इन 2003 एंड सपोर्टेड बाय रेगुलेशन 56 रेजिडुअल प्रोविजंस। बस इतना सा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और यदि देखा जाए तो अमेंडेड जो रेगुलेशन 2003 का, उसका एक सेंटेंस को ही करना है बस वकीलों को प्रॉपर तरीका से, पूरा का पूरा स्टैट्यूटरी रेगुलेशन लेकर के, और वो है बेसिक पेंशन एंड एडिशन पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1। बस इस सेंटेंस का करना है। तो दोस्तों, ये तो आपने देख लिया और बहुत वीडियो और भी डालूंगा, डालता रहूं मैं। आज हम ये देखते हैं कि बदली हुई परिस्थिति में कि ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ जी ने जो बोला था उसको हम जब लिंक करते हैं 35.1 से, तो एक्चुअली तो अर्थ क्या निकलता है, हम कहां खड़े हुए हैं, क्या है हमारी स्टेटस, आज हम इसी पर बात करेंगे। द ऑब्जर्वेशन एट्रीब्यूटेड टू जस्टिस विक्रम नाथ, उन्होंने कहा था योर आर्गूमेंट्स आर इररेलेवेंट। अब आर्गूमेंट्स कर रहे हैं और इररेलेवेंट क्यों इररेलेवेंट है, तो कहीं ना कहीं तो तुलना की होगी तभी इररेलेवेंट होंगे। इनकंसिस्टेंट कह लो, इररेलेवेंट कह लो, मेल नहीं खाते हैं। किससे मेल नहीं खाते? स्वाभाविक सी बात है, रेगुलेशन से मेल नहीं खाते। इफ यू हैव नॉट पेड, आपने पे नहीं किया है, यू हैव टू पे एज पर रेगुलेशन, तो रेगुलेशन के अनुसार आपको पे करना पड़ेगा, यानी 35.1 के अनुसार आपको पे करना पड़ेगा। किधर से भी घुमा लो, सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस को इंटरप्रेट करना है। मैंने कहा किया भी है। व्हेन रेड विद रेगुलेशन 35.1 ऑफ द बैंक एम्प्लॉय पेंशन, रेगुलेशन 995 कैन बी इंटरप्रेटेड लीगली इन द फॉलोइंग मैनर। और ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ जी का ये ऑब्जर्वेशन, यदि हम रेगुलेशन 35.1 के साथ पढ़ें, मिला करके पढ़ें, तो इसके क्या अर्थ निकलते हैं, इसको हम 4 भागों में बांटेंगे और 4 भागों में बात करेंगे। कहता है द रेगुलेशन गवर्न्स द लायबिलिटी। ये जो रेगुलेशन है, लायबिलिटी यानी देयता, वो गवर्न करता है, शासित करता है, यानी ये बताता है भैया लायबिलिटी है तो पे करो। कैसे? द कोर्ट अपीयर्स टू इंडिकेट दैट वंस ए स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एग्जिस्ट, यदि स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, द ऑब्लिगेशन मस्ट बी डिस्चार्ज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन। तो आपकी जो लायबिलिटी है उसको उस रेगुलेशन के अनुसार आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अब यह बात यह नहीं हो रही है फंड की, कितना फंड है कितना नहीं, इसकी बात नहीं। आपको लायबिलिटी यदि है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। इसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है, साथ में ये निकलता है एडमिनिस्ट्रेटिव आर्गूमेंट्स। ये देते हैं ना IBA वाले, DFS वाले, समझे, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स
धन की कमी है, निगोशिएशन थ्योरी ये जो चलाते रहते हैं आपकी ये, और ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले में भी आई थी, बिकम सेकेंडरी, वो सेकेंडरी हो जाते हैं सारे। इफ द रेगुलेशन इटसेल्फ मैंडेट पेमेंट, यदि रेगुलेशन में पेमेंट मैंडेट करने का आदेश है। सीधा सीधा मतलब है, आप अपने रेगुलेशन का जो एक सेंटेंस है 35(1) उसको आप इंटरप्रेट कीजिए। उस इंटरप्रेटेशन से ये निकलता है कि हाँ पेंशन अपडेशन है, तो सारी जितनी भी परेशानियां हैं सब साइड में वो अकेला ही है जो कुछ भी है। अब आया रेगुलेशन 35.1 क्रिएट्स एनफोर्सिबल एंटाइटलमेंट। रेगुलेशन 35(1) में हक है पेंशनर्सों का, और वो भी एनफोर्सिबल है, यानी वो एग्जीक्यूटेबल है, उसको लागू करना पड़ेगा। कहते हैं सिंस द 35.1 particularly after 2003 amendment is relied upon by pensioners as the enabling provision for pension updation, the statement suggests that if the regulation provides for payment or updation and the bank has not implemented it, then the bank is bound to comply। सीधा सीधा है, रेगुलेशन कहते हैं भैया पेमेंट कीजिए, आपका रेगुलेशन है वो कहता है पेमेंट कीजिए, पेमेंट करना पड़ेगा। तो सीधा साधा मतलब ये निकलता है, तो कोर्ट ने 5/2/2026 को इस रेगुलेशन को इंटरप्रेट किया, उन्होंने इस प्रकार इंटरप्रेट किया कि हाँ अपडेशन का रेगुलेशन है, अपडेशन का रेगुलेशन है, और आपने यदि पेमेंट नहीं किया है तो आप ये भूल जाइए कि आपका पैसा नहीं है, आप और बहाना करो, ये करो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपका जो दिया ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी का जो स्टेटमेंट है, योर आर्गूमेंट्स आर इररेलेवेंट, यानी उन्होंने रेगुलेशन 35(1) का इंटरप्रेट किया कोर्ट ने। नहीं पेमेंट किया है तो आपकी जिम्मेदारी मिलती है उसको दो। रेगुलेशन में यदि पेमेंट है तो देना पड़ेगा, और चीज़ें सारी गौड़ हैं। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारे केस का क्या फेट निकलेगा। नंबर 3 कहता है स्टैट्यूटरी रेगुलेशन प्रिवेल ओवर स्टेटमेंट और पॉलिसी एक्सक्यूजेस। अब जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है और दूसरे आपके स्टेटमेंट आते रहते हैं लोगों के, एग्जीक्यूटिव वगैरह के, या कोई पॉलिसी मैटर है, एक्सक्यूज वगैरह है कि भाई धन नहीं है हमारे पास ये परेशानी है, ये परेशानी, ये परेशानी, तुम सारी परेशानी गाओ, लेकिन उस परेशानी से संबंधित कोई आपका स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है तो वो चलेगा, दूसरी चीज़ें गौड़ हो जाएंगी। कहते हैं द फ्रेज एज पर रेगुलेशन इज सिग्निफिकेंट, इट इंडिकेट्स प्राइमेसी ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस फ्रेम्ड अंडर द एक्ट होगा। ऊपर वाले एक्ट के अनुसार जो आपकी लायबिलिटी बनती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय किसके, आईबीए की पोजीशन से। आईबीए कोई महत्व नहीं है इसमें, बाई पार्ट सेटलमेंट का कोई महत्व नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन का आर्गूमेंट बेकार है, और एग्जीक्यूटिव कन्वीनियंस भी, भाई हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, परेशानी होगी, आदमी नहीं है, ये नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, करना पड़ेगा। नंबर 4 द कोर्ट में भी ट्रीटिंग द इश्यू एज कंप्लायंस नॉट नेगोशिएशन। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट का सीधा सीधा ये कहना है कि आपको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। कोर्ट कहता है कि केवल और केवल रेगुलेशन का पालन करो, और चीज़ें छोड़ो, तुम नेगोशिएशन करोगे, बहस करोगे, ये करोगे, तो कोर्ट ने तो अपने लगभग वर्डिक्ट दे दिया है। और फिर कहते हैं द रिमार्क इम्प्लाई दैट द कोर्ट मे नॉट व्यू पोजीशन अपडेशन मेयरली एज ए फ्रेश डिमांड रिक्वायरिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग बट रादर, और कोर्ट के नज़र में ये कोई नई डिमांड नहीं है, डिमांड और ऑलरेडी रेगुलेशन है पेमेंट करने का। अ क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग, और एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। दस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेगुलेशन 35(1) द ऑब्जर्वेशन कैन बी अंडरस्टूड एज, यदि हम जस्टिस विक्रमनाथ जी के स्टेटमेंट को 35.1 के अंतर्गत समझें, हमारा जो रेगुलेशन में जो दे रखा है अपडेशन का, तो उसका क्या अर्थ निकलता है। इफ द रेगुलेशन रिक्वायर्स पेंशन रिवीजन और अपडेशन, यदि आपके रेगुलेशन में पेंशन रिवीजन और अपडेशन है तभी इस प्रकार का स्टेटमेंट आया, नहीं देते तो जस्टिस विक्रमनाथ जी इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन नहीं देते।
उन्हें सिद्ध कर दिया कि आपके रेगुलेशन में अपडेशन है। यदि है द ड्यूज रिमेन अनपेड और अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ है, द बैंक आर लीगली ऑब्लाइज टू पे इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन। बैंकों को कानूनी रूप से उस अनपेड अमाउंट को पेमेंट करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आपके रेगुलेशन में अपडेशन है, रिवीजन है या नहीं। बस इतना सही और कुछ नहीं है, और सब साइड की चीज़ें हैं। आपके 35.1 में रिवीजन या अपडेशन है या नहीं है। नहीं पेमेंट हुआ है तो पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं है तो फिर कोर्ट उसका डिसाइड करेगा। अब सवाल ये उठता है कि अब तक क्या हुआ, क्या ये डिसाइड हुआ कि अपडेशन है? हाँ, ये डिसाइड हो चुका है, अपडेशन है। ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी का जो स्टेटमेंट है वो ये इंडिकेट करता है कि आपके रेगुलेशन में अपडेशन है। जब अपडेशन है तो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करना पड़ेगा और सारी बहस बेकार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस लाइन पे करोगे। भाई तुम आरबीआई लाइन से करोगे और किसी लाइन से करोगे, चौथी लाइन से करोगे, पांचवी से करोगे, अपेंडिक्स 1 के अनुसार करोगे। अपेंडिक्स 1 में हो सकता है आप आरबीआई का फॉर्मूला भी डाल दो सहूलियत के लिए, या हो सकता है पीछे से बराबर करने के लिए कुछ दूसरी चीज़ लेके आ जाओ, उसके बाद बेस सेटलमेंट जब हो तो उसके बाद उसे लिंक कर दिया जाए। अपेंडिक्स 1 में आप इसे किस प्रकार से इंप्लीमेंट कराना चाहते हो, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जो है अपेंडिक्स 1 में ही आएगी। किस प्रकार आएगी, वहां या कोई फॉर्मूला आ सकता है आपका। अब ये बैठ करके आपके जो बैंक्स हैं वो डिसाइड करेंगे इसको, समस्या को कैसे सुलझाएं। लेकिन दोस्तों ये निश्चित है कि आपके रेगुलेशन में अपडेशन प्रोविजन है। ये नहीं कहा जाता कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपडेशन इन द रेगुलेशन। अब यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे बहुत सारे वीडियो अब इसी पर चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।